तो नंबर सिस्टम में फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहली चीज जो डिस्कस हुई थी वो क्या थी? व्हाट डिड आई स्टार्ट विद? Natural numbers, whole numbers. Yes, I told you about some set or collection of numbers जिन्हें हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है और उस कलेक्शन में बेसिकली बहुत सारे नंबर्स को हमने ग्रुप करके रखा हुआ है। तो उनकी डेफिनेशन मैंने सबसे पहली चीज आपको सिखाई थी। दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, दैट इज वी रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स विद कैपिटल N and it has infinitely many numbers. Natural numbers is a collection of numbers which starts with the number 1 and goes on till infinity, and it is like 1 2 3 4 till infinity it goes on. अगर आपसे कोई पूछे नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो वही नेचुरल नंबर है जहां से ये कलेक्शन हो रहा है, that is 1, and there are infinitely many natural numbers in this set and there is no greatest number. ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर डिफाइन नहीं है। मैंने आपको बोला था नेचुरल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड if you represent the natural numbers on number line, then that line would be starting from 1 and will go on till infinity. तो एक तरफ से वो infinity की तरफ जाएगी and from one side it will start from 1. Then we talked about whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers basically 0 से शुरू होते हैं, they go on like 0 1 2 3 4 till infinity. So this set also consists of infinitely many numbers. 0 सबसे छोटा नंबर होता है और जो इसका greatest number है वो डिफाइन नहीं है. There is a symbol with which we represent whole numbers, that is W. उसके बाद we talked about integers. इंटीजर्स में मैंने आपको होल नंबर्स को भी अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे नंबर लाइन में, तो 0 से शुरू होगी वो नंबर लाइन और दूसरे साइड इंफिनिटी तक जाएगी. So this was all about whole numbers. Then we talked about integer. Integers basically हम Z symbol से रिप्रेजेंट करते हैं. This has originated from some German word. तो बस ये याद रखते हैं कि इंटीजर्स जो है वो Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इस सेट या फिर कलेक्शन ऑफ नंबर्स में 0 नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है. एंड अगेन देयर आर इनफिनिटली मेनी नंबर्स. इसको अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इंफिनिटी तक जाएगा और राइट हैंड साइड में भी इंफिनिटी तक जाएगा. इसका मतलब कोई भी सबसे छोटा इंटीजर डिफाइन नहीं है और सबसे बड़ा इंटीजर भी डिफाइन नहीं है. If you represent integers of the number line, then you know कि उस number line में सबसे बीच में जो number आ रहा है that is 0, which is neither positive nor negative. On the left hand side, we have all the negative natural numbers, that is all the negative numbers. On the right hand side, हमारे पास क्या होता है? सारे positive numbers होते हैं. ठीक है? So this is all about integers. अगर आपसे कोई पूछता है इस अच्छा ठीक है, ये डेफिनेशंस जो है ना वो पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है उसमें काफी लोग गलती करते हैं. दैट इज एप्लीकेशन क्या है, इसमें मेनली ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे ऐसे पूछेगा कि इज एवरी नेचुरल नंबर एन इंटीजर. तो क्या जवाब दोगे आप? True. Yes. Is every natural number an integer? तो आप बोलोगे हाँ, इंटीजर्स जो कलेक्शन है उसमें 0 आता है, सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आते हैं. तो डेफिनेटली हर एक नेचुरल नंबर इस वाले कलेक्शन या इस वाले सेट में इंक्लूडेड है. If someone asks you, are all the whole numbers, is every whole number an integer? तो डेफिनेटली whole numbers क्या होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर. कई चीजें इंटीजर्स वाले सेट में इंक्लूडेड है. इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट. तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे, which means कि डेफिनेशन है उनको अच्छे से करना बहुत जरूरी है. रैशनल नंबर्स. मूविंग ऑन टू रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स का सिंबल मैंने क्या बताया था? Q. कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करता है. कैपिटल Q है that stands for quotient. So basically रैशनल नंबर P by Q होता है, that is P divided by Q. तो कैपिटल Q क्यों लिया है यहाँ पर? क्योंकि Q का मतलब होता है quotient. So that is why, but आप सिर्फ सिंबल याद रखो, that is capital Q. और कैपिटल इस जो रैशनल नंबर्स का सेट है उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? ऐसे सारे नंबर्स आते हैं जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q की वैल्यूज पे कंडीशंस हैं. दैट इज, एक तो पहली चीज तो P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. दूसरी कंडीशन ये है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए.
अगर q की वैल्यू 0 है तो उस केस में वो रैशनल नंबर तो पक्का नहीं है, ठीक है। So which means rational number consists of all those numbers which can be represented in the form of p by q, where p and q can be any integer, but there is just one condition, that is small q cannot be 0. It is not divisible. Rational numbers. अब आपको इसमें क्या पूछना है, इसमें आपसे पूछते हैं is every rational number an integer? Is every rational number an integer? True. Yes, ma'am. स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। गलत मत करना, ये मैं तीसरी बार थर्ड लेक्चर में भी ये चीज रिवाइज करा रही हूँ जो पहली बार पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में, इससे गलत नहीं करना है। हाँ, तो क्वेश्चन समझ आया? इज एवरी रैशनल नंबर एन इंटीजर? True. Yes, ma'am. True. पक्का? देखो इसको सोचते कैसे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। द स्टेटमेंट इज सेइंग एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो आप ऐसा रैशनल नंबर ढूंढने की कोशिश करो जो कि इंटीजर नहीं है। इन केस आप नहीं फाइंड आउट कर पाते हो, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज वो रॉन्ग है। तो कोई ऐसा सोच पा रहे हो ऐसा कोई रैशनल नंबर जो इंटीजर नहीं है? अभी तुमसे पहले जस्ट पहले 8th की क्लास हुई है और उसमें हर एक इंसान रिस्पॉन्ड कर रहा था, चाहे उसे आंसर आता है या नहीं आता, यस नो तो एटलीस्ट सब बोल रहे। What do you think the answer is? Is every rational number an integer? Yes, ma'am. True. Ma'am. Yes, ma'am, it's an integer. Yes, ma'am, it's true. एक तो धनश्री कह रही है ट्रू, नील भी कह रहा है ट्रू, अभिषेक भी कह रहा है ट्रू, है ना? Yes. और बाकी सब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा आप तीनों मुझे बताओ, अभिषेक आपने फर्स्ट लेक्चर में भी ये गलती की थी, आप मुझे बताओ क्या 2/3 एक रैशनल नंबर है? Yes. क्या 2/3 एक रैशनल नंबर है? Yes. तो क्या ये इंटीजर है क्या 2/3? Is 2/3 an integer? No. No. So how can you say every rational number is an integer? No, not every. That's what the statement was. The statement said that every rational number is an integer. That is what the statement said. So you are saying that every rational number is not an integer. हमने एक example ऐसा ढूंढ लिया है, इसका मतलब statement false था, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन था दैट वाज हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। उसके लिए मैंने सबसे पहले बोला कि जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन है उसको आप देख के पहले बताओ कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पता चलता है? जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो उस केस में जो आपके पास फ्रैक्शन होता है दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड जब भी आपके पास न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो उस केस में जो फ्रैक्शन है दैट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर द फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। लेट्स से कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसके बाद क्या करना होता था? उसके बाद हमें ये करना होता है कि हमें पता है दैट एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अग्री विद मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So अब मान लो 3/5 is your rational number जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 3/5 बेसिकली प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, तो हमें पता है कि ये नंबर लाइन पे और 0 से 1 के बीच में ही कहीं लाई करेगा। अब जब भी आप कोई फ्रैक्शन देखते हो तो उसमें डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इन 3/5 डिनोमिनेटर इज 5, इसका मतलब जो 0 और 1 के बीच की स्पेस है उसको आपको 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। You have to divide the space into 5 equal parts. So 5 equal parts को मतलब 5 equal parts में डिवाइड कर देते हैं हम। After that you see the numerator. Numerator क्या है? Numerator is 3 here, which means जो हमने third division बनाई है, that is going to represent the fraction 3/5 for you. Is it correct? Yes, ma'am.
हो गया। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो क्या करेंगे, तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो उसके बाद सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक आप सबको आता है। यस Yes, ma'am. ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से होगा क्या, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि जो आपका नंबर है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। जैसे मान लो 5/3 is your improper fraction, you can say that this fraction is improper because the numerator is greater than the denominator, right? अब क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/3 को आप क्या लिख सकते हो, 1 2/3 लिख सकते हो, 1 whole 2/3। Yes, ma'am. ओके ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा कि 1 whole 2/3 का मतलब है कहीं ना कहीं 1 से 2 के बीच में ये लाई करता होगा ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें पता चल गया कि ठीक है दिस इज 1 2/3, तो 1 और 2 के बीच की स्पेस को हमें डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, आपको यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है वो आपको बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बना, राइट? Yes, ma'am. यस, तो यहाँ पर 3 है, 1 2/3 में डिनोमिनेटर इज 3 है, व्हिच मींस कि आपको तीन हिस्सों में तीन इक्वल पार्ट्स में आपको 1 और 2 के बीच की स्पेस को डिवाइड करना है, और न्यूमरेटर इज 2। इसका मतलब जो सेकंड डिवीजन है वो आपको ये बताएगा कि आपका 1 2/3, मतलब सेकंड डिवीजन विल डिनोट 1 2/3। अब आप ये भी कह सकते हो कि 0 से अगर चलना शुरू करते हैं और अपनी सेकंड डिवीजन तक जब आते हैं तो ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगा ना, दिस विल रिप्रेजेंट 1 2/3 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, Yes, ma'am. नील को आ रही है आवाज? Yes, ma'am. आ रही है। ओके ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। उसके बाद मैंने क्या कराया था, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या था, it was how to write 2 rational number, 3 rational number और 10 rational number, let's say n rational numbers कैसे लिखने हैं दो given rational numbers के बीच में, ये मैंने आपको सिखाया था। किस किस को याद है कि मैंने यहाँ इस तरीके का कुछ क्वेश्चन कराया था? हम मुझे ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे वो मैं क्विकली एक बार स्टेप्स बता रही हूँ। मान लो आपको दो रैशनल नंबर गिवन है 1/2 और 3/5, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो डिनोमिनेटर सेम इंश्योर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ पर एक दो नंबर्स है 1/2 और 3/5, इसका मतलब एक का डिनोमिनेटर है 2, दूसरे का डिनोमिनेटर है 5। आप जब एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हाउ मच, 10. 10, ठीक है, तो 10 मिला। अब आपको क्या करना है, दोनों इन रैशनल नंबर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि उनका डिनोमिनेटर 10 आ जाए। सो 1/2 है अगर, तो उसको आपको 10 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे। 5. अब देखो, यस नील, मैम Say 5 something. आंसर नहीं मैम, वो आंसर बोल रहा था। ठीक है ओके। तो 5 से आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। इट मींस कि अगर डिनोमिनेटर को कर दिया इसका मतलब न्यूमरेटर को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इट बिकम 5 राइट। Yes. एंड दूसरे वाले को भी एज 10 डिनोमिनेटर आपको रिप्रेजेंट करना है। सो 3/5 को कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर 5 है उसको ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो 3/5 into 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये बन जाएगा 6/10 राइट। तो अब आपके पास क्या है, दो रैशनल नंबर्स है, एक है मतलब 5/10 और एक है 6/10। 5/10 and 6/10। अब मुझे बताओ क्या अभी हम लिख पाएंगे क्या 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच में? नहीं, अभी तो नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे, तो क्या करते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया एलसीएम लो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाओ। सेकंड स्टेप इज कि आपको दोनों को इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 10 100 1000। कहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को इस तरीके के नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो फर्स्ट फ्रैक्शन है अपना 5/10, दैट इज 1/2। तो 5/10 को मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मैंने फिर से 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई गेट 50/100 एंड 60/100। अब आप देख सकते हो कि इनके बीच में काफी सारे रैशनल नंबर्स हैं। अगर किसी ने बोला 5 रैशनल नंबर्स लिखो, तो 50/100 और 60/100 के बीच में आराम से आप कोई भी पार्ट चूज कर सकते हो और लिख सकते हो। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे 5 नहीं चाहिए, 50 रैशनल नंबर्स चाहिए या 20 रैशनल नंबर चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें 10 से नहीं थोड़े और बड़े नंबर से जैसे कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, एंड देन चूज कर लेंगे कोई भी रैशनल नंबर उनके बीच में जो आ रहा होगा वो लिख देंगे। तो आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर। दो ही स्टेप्स है, डिनोमिनेटर सेम बनाओ और मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। क्लियर राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फास्ट Yes, तो ma'am. नहीं हो रहा ज्यादा? फास्ट तो नहीं हो रहा? नहीं मैम। No, ma'am. No, ma'am. तो ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या कराया था, उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन कराया था जिसमें पूरा क्लासिफाई किया था किस चीज को, कोई बता सकता है? Without उसके long बाद division. आपने नोटबुक में तो लिखना ही होगा कि क्या किया था क्लास में, क्या किया था Decimal इसके बाद? expansion. A decimal expansion without long division. यस यस, हमने ये देखा था कि किसी भी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में। ये हम अभी तक सीख कर आएंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करो, ये आपको पहले से आता था। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ आपको ऑब्जर्व कराया कि डेसिमल नंबर्स जो है या डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी फ्रैक्शन का कितने तरीके का हो सकता है। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो है जो डेसिमल के बाद किसी एक पॉइंट पे आकर के रुक जाए, जैसे कि आपको हो गया 0.6। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 6 के आगे नहीं बढ़ रहा है, 6 के बाद रुक गया है, तो इसका मतलब these kind of decimal expansions are known as terminating decimal expansions। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा टाइप है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो रुकते नहीं है कभी भी डेसिमल के बाद, जैसे कि 1.66666 चलता जा रहा है ये इंफिनिटी तक। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, कभी भी रुकते नहीं है डेसिमल के बाद, दोज आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट? Yes. फिर उसके बाद मैंने क्या टाइप्स बताए? Yes. टर्मिनेटिंग Yes, डेसिमल एक्सपेंशन का कोई टाइप बताया था? टर्मिनेटिंग का मैंने कोई भी टाइप नहीं बताया, आई सेड टर्मिनेटिंग में सिर्फ एक ही टाइप है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। एक वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल के बाद जिसमें हमें रिपीटेटिव यूनिट्स दिखाई दे रही है, जैसे कि 1.62, 62, 62 एंड सो ऑन। इसमें आप देख सकते हो कि एक रिपीटेटिव यूनिट है जो डेसिमल के बाद रिपीट होती जा रही है, और इसकी वजह से डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रुक नहीं रहा है। तो रुक नहीं रहा है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक रिपीटेटिव यूनिट है इसका मतलब दिस इज रिपीटिंग और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि इसको लिखना बहुत ही इनकन्वीनियंट है, 62 62 62 बार बार क्यों लिखना है। तो फिर मैंने एक तरीका बताया था कैसे लिखते हैं इस तरीके के 1.6 के ऊपर बार बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब जो भी रिपीटेटिव यूनिट है, जैसे यहाँ पे 62 बार बार रिपीट हो रहा है तो 62 के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं, इस डैश को हम बोलते हैं बार। तो 1.62 बार represents 1.626262 and so on. After that, I also taught you कि repetitive units में जितने भी numbers हैं, they are known as the length of the period, right? Yes, ma'am. Yes. जैसे कि यहाँ पर repetitive unit 62 है, तो length of the period क्या है इस केस में? 2 2. Length of the period is 2, बिल्कुल सही है। तो ये दो चीजें बताई थी। उसके बाद क्या कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन रिपीटिंग ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी रिपीट भी नहीं होते डेसिमल के बाद और जो कभी रुकते भी नहीं है।
1.6898 6894231 so on. तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके का आप डेसिमल में देख सकते हो, डेसिमल के बाद कोई भी पैटर्न भी नहीं है, बस रिपीट होता जा रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टाइप्स मैंने बताए थे। उसके बाद मैंने रिपीटिंग में भी बताया था, रिपीटिंग जो डेसिमल रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। आपको नॉइस Pure सुनाई दे रही है, मेरी आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. तो हाँ, दो तरीके के बताए थे, एक तो बताया था प्योरली रिपीटिंग या फिर प्योर रिकरिंग, और एक बताया था मिक्स्ड रिकरिंग। कोई मुझे प्योर रिकरिंग के एग्जांपल्स बता सकता है? 1.62 bar. यस, 1.62 बार प्योर रिकरिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद हर एक डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिंग यूनिट शुरू हो गई है और वही रिपीट होती जा रही है। लेकिन मिक्स्ड रिकरिंग की बात करें तो मिक्स्ड रिकरिंग में क्या आंसर होंगे? 1.782 bar. 1.782 बार। इसमें आप देख सकते हो डेसिमल के बाद 78 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन देयर इज अ रिपीटेटिव यूनिट, व्हिच मींस दिस इज मिक्स्ड रिकरिंग एंड दिस इज प्योर रिकरिंग, एंड जो भी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद हाँ ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी फ्रैक्शन होगा ना तो उसके दो ही तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, या तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको देगा, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट वुड बी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो तीसरा टाइप है वो किसी भी फ्रैक्शन को बिलोंग नहीं करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If there is a rational number, then its decimal expansion can either be terminating, and if it is not terminating, then it will definitely be repeating non-terminating decimal expansion. अब repeating में कोई भी टाइप हो सकता है, pure recurring भी हो सकता है और mixed recurring भी हो सकता है। तो फिर ये तीसरा टाइप क्या है? देखो, फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? रैशनल नंबर, राइट? तो रैशनल नंबर के दो टाइप के हो सकते हैं, तो ये तीसरा डेसिमल एक्सपेंशन किसको बिलोंग करता है? तो जो तीसरा डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हो ना, इट बिलोंग्स टू एन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर की अभी तक आप ये डेफिनेशन पढ़ते आए हो कि इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p बाय q के फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर कहते हैं। अब इरैशनल नंबर कौन कौन से होता है उसका मैं एग्जांपल दूंगी, लेकिन जब वो क्वेश्चन आएगा तब। अब आपने एक नई डेफिनेशन सीख ली है इरैशनल नंबर्स की, जो आपको ये कहती है कि ऐसे सारे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, उन सारे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर कहते हैं। करेक्ट? Yes, ma'am. ठीक है, तो दो डेफिनेशन आपको इरैशनल नंबर की पता है, और आपको पता है कि रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन। हाँ, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप कैसे बताओगे कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और कौन सा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था जो कि क्या कह रहा था? 2 और 5 It's bit visible by 2 and 5. मैम पहले फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। Simple. ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने याद रखा कि सबसे पहले फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है लोवेस्ट फॉर्म में, Simplest फिर form. उसके बाद डिनोमिनेटर देखना है, उसके बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। And ठीक है, factorization. डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और जो प्राइम फैक्टर्स है वो सिर्फ 2 और 4 ही होने चाहिए। सिर्फ 2 और 4 के फैक्टर्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखने चाहिए। इफ देयर इज एनी अदर प्राइम फैक्टर 2 और 5 फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग है। इन दिस केस when the prime factors in the prime factorization of denominator are 2, either 2 or 5 or both of them, then in all these cases the fraction is going to be terminating, otherwise it is going to have non terminating decimal expansion। और हमें पता है कि अगर वो फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन के दो ही तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो फिर वो पक्का रिपीटिंग होने वाला है। और ये तो हमने चलो बता दिया नेचर कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन का।
उसके बाद हमने ये करना सीखा था कि लॉन्ग डिवीजन से हम कैसे बताते हैं कि कोई भी नंबर जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है। तो लॉन्ग डिवीजन में आई होप आप में से किसी को भी डाउट नहीं है। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन स्किप कर देते हैं। आफ्टर दैट इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था ना? नहीं मैम। हमने सिर्फ फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। आफ्टर दैट आता है उसका उल्टा ऑपरेशन, दैट इज अगर आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन देता है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे वो आज की क्लास में हम देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको गिवन क्या होगा, आपको गिवन होगा डेसिमल एक्सपेंशन और आपको फाइंड आउट करना होगा फ्रैक्शन या रैशनल नंबर जो कि उस डेसिमल एक्सपेंशन को बिलोंग करता है। अब मुझे बताओ कि अगर आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो मुझे बताओ डेसिमल एक्सपेंशन को किस किस तरीके की दे सकता है। आउट ऑफ ऑल द क्लासिफिकेशन व्हिच वी हैव डन, किस किस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्वेश्चन में दिखेंगे? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप बोल रहे हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को दे सकता है। ओके, आफ्टर दैट नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या दे सकता है? Repeating. नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स होते हैं, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कौन सा टाइप हमें यहाँ पर मिल सकता है और उसको हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा। क्या Non terminating. नॉन टर्मिनेटिंग दे सकता है? Repeating, non-repeating. Yes, ma'am. Repeating non-terminating. ठीक है, तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमें मिल सकता है। Can we also get repeating and can we also get non-repeating, non-terminating kind of decimal expansion जिसको वो बोलेगा कि आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो? नो। No, ma'am. No, Why? ma'am. क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों नहीं दे सकता वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जब ये दोनों दे रहा है तो भी तो दे सकता है। Any reason? Ma'am, as non-terminating, non-repeating cannot be expressed in fraction form. बिल्कुल सही बोला कि इन दोनों को हमें पता है कि फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको कभी भी p बाय q के फॉर्म में आप लिख नहीं सकते हो, बिकॉज वो डेसिमल एक्सपेंशन इरैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब इरैशनल नंबर है तो p बाय q के फॉर्म में थोड़ी लिख सकते हैं। तो इसलिए अब जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे जिसमें बोलेगा डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसमें से ये दो तरीके के ही आपको चीजें दिखाई देंगी। तो एग्जांपल से शुरू करते हैं, है ना? तो पहले मुझे बताओ, अगर आपको बोलते हैं 2.15 को आपको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन, तो सर दो चीजें करनी है। पहले तो आप उसका जो डेसिमल है वो हटाओ। डेसिमल हटाने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में 1 के बाद आपको जीरोस लगाने होते हैं, वो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट स्टेप 2 होना चाहिए, उसको सिंपलीफाई करके लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। इतना करना और आंसर मुझे बताओ। 43/20. 43/20। कोई और है जो अग्री कर रहा है? एक आंसर आ गया है 43/20। Yes, ma'am. 40. Yes, ma'am. क्लास में हूँ। हाँ, आराध्य वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने डीसीटी दिया था। आई थिंक आपने फुल स्कोर किया था डीसीटी में। Yes, ma'am. वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ, तो आंसर क्या दे देते हैं? 43/20. 43/20. ठीक है, 2.15। अब क्या करोगे? डेसिमल हटाओगे और डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने जीरोस लगते हैं? 2. 2. जीरोस हमें नीचे लगाने होंगे, तो आपका बन गया 215 डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे 5 का कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है,
तो 5 के टेबल से मैं इसको कैंसिल कर दूंगी, नीचे आपको 4 और मिलेगा 3 20 और ऊपर आपको क्या और मिलेगा ऊपर 4 और 3. So 43 by 20 cannot be simplified further. इसका मतलब ये lowest form है, and this is how you represent 2.15 in fraction form 43 by 20. एक और दे रही हूँ 9.90. Ma'am, 99 upon 10. 99 upon 10. 99 upon. Yes, very 99 देखो upon 9.90 डेसिमल हटाएंगे तो 990 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. 0 कट हो जाएंगे. That is 99 हाँ. by 99 by how much? 10. ये सही है 99 by 10. Yes. ठीक है, तो आई थिंक ये टर्मिनेटिंग वाला तो आप कर लोगे ना. एक Yes, और ma'am. देती हूँ, चलो लेट्स से 0.750 0.750. 15 by 2. Ma'am, 15 upon 2. How much? 3 by 15 4. upon 2. Ma'am, 3 3 by 4. upon 4. 3 by 4 सही आंसर है. 3 by 4. ये तो बहुत इजी था. 0.750 0.750 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, मैंने 1 के बाद Upon नीचे वाला 1000. हाँ. लगा दिए तो आपके पास आ गया 750 by 1000. एक 0 से एक 0 कैंसिल. इसको जब आप 15, सिंपलीफाई करोगे ये 15, होता है 25 20. 3 एंड दिस इज 25 4 100 तो 3 by 4 आंसर आ गया. 4. तो टर्मिनेटिंग में आई डोंट थिंक कोई इशू होगा. कुछ टर्मिनेटिंग आप 6 7 पता नहीं कब से सीखते आ रहे हो. अब है ये नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें सिर्फ रिपीटिंग वाला केस हमें मिलने वाला है. उसको हम कैसे करेंगे मैं एक बार एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ. ठीक है, आप बस देखो उसके बाद आप करिए. जैसे कि मान लो आपको बोल दिया कि 0.4 बार है, उसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. तो पहले मुझे बताओ ये क्या है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है क्या? Yes, ma'am. Sorry. रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. Yes, ma'am. उसका Yes, लेंथ ऑफ द ma'am. पीरियड कितना है? 1. लेंथ ऑफ द पीरियड 1. 1. 1. ठीक है. तो देखो स्टेप्स देखना आप. 0.4 बार इसको मैं x अज्यूम कर रही हूँ. लेट्स से 4 by x 9. is equal to 0.4 bar, which can also be written as 0.4444. Yes. तो ठीक है, लिख दिया. अब उसके बाद सेकंड स्टेप मैं पहले लिख रही हूँ, आप देखो मैंने क्या किया. उसके बाद मैं उसका रीजन भी दूंगी कि वही मैंने क्यों किया. तो सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरी पहली वाली इक्वेशन है ना, Both sides multiplied by 10. यस 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ LHS और RHS दोनों में. सो LHS में x है तो x को 10 से 10x. मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 4.4 bar. तो आपको क्या मिलेगा 4 पॉइंट. 4.4 bar. डेसिमल के बाद बहुत सारे 4 हैं. आप एक 4 को डेसिमल के आगे शिफ्ट कर दोगे ना तो नंबर ऑफ 4s कम नहीं होंगे. तो इसका मतलब it will go on like 4.444 till infinity. तो आपके पास एक इक्वेशन ये थी जो इनिशियली इस नंबर को x अज्यूम करने से आई थी. दूसरी इक्वेशन मैंने 10 मल्टीप्लाई करके लेके आई हूँ. अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, तो वो भी मैं रीजन दूंगी. अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप वुड बी Minus x. मैंने फर्स्ट इक्वेशन से मतलब Second equation. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर रही हूँ. दैट इज नीचे वाली में से माइनस कर दो ये वाली. तो 10x minus x would give you 9x is equal to, here you have 4.44444 minus 0.44. 4.0. 4. 4.0. 9x is equal to 4.0. Ma'am, 4 upon 9 answer.
हो रहा है क्या? धनश्री, कनेक्शन प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा है, No, और ma'am. इज इट फाइन? मैम बस किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ, तो मैंने क्या बोला था लास्ट तक, देखो मैंने बोला था कि जो भी आपको नंबर दिया है उसको x अज्यूम करना। x अज्यूम करने के बाद मैंने फॉर सम रीजन, जो कि मैं बाद में बताऊंगी, पूरी इक्वेशन को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको एक दूसरी इक्वेशन मिल गई। फिर थर्ड स्टेप में मैंने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दी, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 9x। और RHS में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों इक्वेशंस में डेसिमल के बाद सारे नंबर्स सेम है? Yes, ma'am. यस मैम देखो इसमें भी 4 4 4 4 टिल इंफिनिटी है, इसमें भी 4 4 4 टिल इंफिनिटी है। तो इसका मतलब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या डेसिमल के बाद कुछ बचेगा? No, ma'am. 0. नहीं No, ना, ma'am. क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों आइडेंटिकल चीजें हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो दिस विल गिव यू 4 - 0 दैट इज 4, और डेसिमल के बाद सारी चीजें 0 हो जाएगी, व्हिच मींस यू आर लेफ्ट विद 9x = 4। और अगर अब x की वैल्यू आपको निकालनी है देन दिस बिकम्स 4/9। 4/8. ठीक है, समझ गए? यस मैम अब देखो Yes. अब मैंने एक चीज है जो अभी आपको नहीं बताई, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने यहाँ पे 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया है ना। तो पहले तो एक चीज बता दो कि ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको आप हमेशा 10, 100, 1000 इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए? फर्स्ट Yes. बात जो मैंने बताई है कि जो भी आपने x अज्यूम करके आपको जो इक्वेशन मिल रही है उसको आप हमेशा 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप मैम पर्टिकुलरली 10 से क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने देखा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मेरा मोटिव ये है कि मैं डेसिमल के बाद दोनों इक्वेशंस में सेम दैट इज आइडेंटिकल नंबर्स लेकर आ पाऊं, ताकि जब मैं माइनस करने लगूं तो डेसिमल के बाद वाली सारी चीजें माइनस हो जाए, है ना। अब उसको करने के लिए मुझे चाहे किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसी से करूंगी। द ओनली मोटिव व्हिच आई हैव हियर इज कि दोनों इक्वेशंस में डेसिमल के बाद मेरे पास सेम नंबर्स, आइडेंटिकल नंबर्स होने चाहिए। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। सेकंड एग्जांपल भी मैं ही करूंगी, फिर जैसे जैसे आपको समझ आने लगेगा तो आप खुद बोलना। नोट इट डाउन and then the next question. मैम हाँ, मैम मैंने अभी अभी ज्वाइन किया तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आप एक और बार रिपीट very good यशस्वी। कर देंगे? हाँ, एक्सपेंशन क्या होता है? देखो आपने फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है ना, डेसिमल नंबर में, यस उसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। आप अभी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में थे? नहीं थे ना? मैम एक्चुअली मेरे स्कूल के क्लासेस भी सेम ही टाइम पे हो रहे थे। ओके ओके ठीक है, तो अभी आप देखो कि जितना भी समझ आ रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? फ्रैक्शन को आपको पता है डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी डेसिमल नंबर को हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ फ्रैक्शन। गेटिंग इट? दैट्स इट नॉट गेटिंग इट? मैम बस इतना ही? दैट्स इट, यस, यही होता है डेसिमल एक्सपेंशन। फिर हमने देखा कि इसके और क्लासिफिकेशंस कितने हैं, कितने कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस हो सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस पे पहुंचे। तो अभी आप देख लो, इफ दिस लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड तो आपको वो मिल जाएगा, तो फिर शायद चीजें समझ आ जाए। अब मुझे तो आ नोट गया डाउन डाउट कर लिया, भावेश भी अभी आया है। मैम आ गया, वो थोड़ा समझ में आ गया। ओके ठीक है। मैम डाउट है मुझे इसमें। भावेश आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. यस ओके, यार नोट डाउन कर लिया हो तो बता देना कि हाँ हो गया। मैम मुझे डाउट है इसमें। मैम हो गया हाँ बताओ बताओ, कौन? नाम हो गया। मैम आराध्य आराध्य को डाउट है। हाँ, मैम हो गया
मैम ये जो मतलब अपन 10x -1 करा था वो क्यों करा? 10x -1 नहीं किया। देखो दो इक्वेशंस को माइनस कैसे करते हैं, दो इक्वेशंस को जब आप माइनस करते हैं तो उसका मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना दोनों इक्वेशंस के, सेकंड इक्वेशन में है 10x और फर्स्ट इक्वेशन में है x। तो मैंने क्या किया, जब मैंने सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन किया तो एक्चुअली में मैंने LHS को LHS से माइनस किया, दैट इज हियर वी हैव 10x। तो मैंने 10x में से माइनस कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के LHS को, दैट इज x। So this becomes 10x minus x 9x is equal to, अब क्या करना है, दोनों के RHS को एक दूसरे से माइनस करना है। So here we have 4.44444 and first equation में आपके पास है 0.44444। अब क्या करा, मैंने ये देखा कि इसमें डेसिमल के बाद सारे नंबर्स सेम है, इसका मतलब जब मैं माइनस करने जाऊंगी तो डेसिमल के बाद वाली सारी चीजें माइनस हो जाएगी। बस हमारे पास बचेगा क्या, जो डेसिमल के पहले के नंबर है वही सिर्फ बचेंगे, बिकॉज़ 4 - 0 will give you 4 itself। आपके पास आएगा 9x is equal to 4 and x is equal to 4/9। Got it? Yes ma'am। Yes ma'am। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही कर रही हूँ, आप बस देखो एक बार। (0.37 बार, यहाँ पर लेंथ ऑफ द पीरियड कितनी है? 2। नॉन रिपीटिंग सॉरी रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दिखाई दे रहा है सबको? दिस Yes, इज ma'am. 0.373737 सो ऑन। तो इसको सबसे पहला स्टेप था x मानते थे इसको, तो x इज इक्वल टू 0.373737 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, अब मुझे मेरा एक ही मोटिव है, मेरा मोटिव ये है कि जो भी मैं सेकेंड इक्वेशन बनाऊं उसमें और फर्स्ट इक्वेशन में डेसिमल के बाद सारे नंबर सेम होने चाहिए, ताकि जब मैं इक्वेशंस को माइनस करने जाऊं तो मेरा सब कुछ कैंसिल हो जाए डेसिमल के बाद। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है पहले 10 से मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो दिस इज 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर this will become 3.737373 and so on। यहाँ तक किसी को डाउट है? No ma'am। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखो आप ऑब्जर्व करो, डेसिमल के बाद फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास है 373737 और सेकेंड इक्वेशन में आपके पास है 737373। क्या ये नंबर सेम है डेसिमल के बाद वाले? No ma'am। No, ma'am. नो राइट। तो इसका मतलब ये 10 से मल्टीप्लिकेशन चलेगा हमारा कि नहीं चल पाएगा? नहीं मैम, 100 से चलेगा। इसका मतलब ये वाला हमारा स्टेप नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे को डेसिमल के बाद 37 ही मिले, किससे मैम मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई। 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या होगा, ये जो 2 3 और 7 है ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, 37.3737. 37 and so on। बार। सेकंड इक्वेशन। अब मुझे दिख रहा है कि यार डेसिमल के बाद सारे नंबर्स सेम है, मैं दोनों इक्वेशंस को जब माइनस करूंगी तो बस डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, है ना? तो इसका मतलब माइनस करके देखते हैं। अब माइनस करने का मतलब है इसके LHS में से इसके LHS को माइनस करो, तो 100x में से x जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 99x इज इक्वल टू, यहाँ पर अब देखो क्या आएगा माइनस करके, आप मुझे बताओ। हम 37 आएगा। 37. डेसिमल के बाद तो 37.0 विदाउट डाउट कुछ है ही नहीं है, तो डेसिमल के बाद सारी चीजें हट गई। 37 - 0 will give you 37। इट मींस x की वैल्यू आपके पास आ गई है 37/99। 37 divided by सक्सेसफुली 99. हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, सही है? Yes, ma'am. Yes ma'am। Yes। बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को? Yes ma'am। Yes ma'am। Yes ma'am। Yes, ma'am. Yes ma'am। मुझे नहीं मिटा दिख दो रहा। इसको। अभी ना अब मैं नेक्स्ट वाला स्टेप नहीं करूंगी, लेकिन मैं कुछ एक ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। दैट इज, देखो फर्स्ट केस में मैंने आपसे पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था 0.4 बार, राइट? आई थिंक आपने ये सारी कैलकुलेशंस नोटबुक में नोट डाउन की है ना?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था लेंथ ऑफ द पीरियड कितना है, 1. Yes, ma'am. तो 1. आपने बताया था कि 1 है। 1. फिर अगर आप इस वाली कैलकुलेशन में जाकर के सेकंड इक्वेशन देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि मैंने सेकंड इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई किया है पूरे इक्वेशन को, Yes. है ना? Yes. ठीक है। उसके बाद मैंने लिया 0.37 एंड देन बार, राइट? तो अब मैंने आपसे पूछा लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, तो आपने क्या बताया था? 2. ठीक है। और फिर अगर आप देखोगे इसकी कैलकुलेशन तो मैंने सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 100 से। 100. तो कोई थोड़ा समझ आ रहा है आपको, मतलब क्या हो रहा है Yes, यहाँ पे? ma'am. Yes. नेक्स्ट वाली इक्वेशन में क्या लूंगी? 0.621 एंड तीनों पे बार। अब इसमें लेंथ ऑफ द पीरियड है 3 और अब यहाँ पर देखना जब आप इक्वेशन सेकेंड मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका काम बन जाएगा ठीक है। तो मैं एक बार आपको थर्ड वाला दे रही हूँ 0.621, आप एक बार ट्राई करके देखो कि आपसे हो रहा है कि 621 की 612 मैम? 0.621 बार on all three of them. 0.621 bar. हम 621,999. 69 आ रहा है मैम 621 by 999. Ma'am, 621 upon 999. 621 by 99. देखो 69 अपॉन मैंने क्या दिया था, मैंने बोला था 0.621 और फिर बार था, तो इसको x अज्यूम करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x is equal to 0.621 621. and so on. फिर मैंने आपको बोला था क्योंकि लेंथ ऑफ द पीरियड 3 है ना, तो 3 1 के बाद 3 zeros लगाओगे तो 1000 मिलेगा। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से 1000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन सही आएगी। तो आपकी यहाँ पर मैंने क्या किया 1000x मतलब पूरी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो 3 डिजिट्स हैं वो डेसिमल के आगे आ जाएंगी तो मुझे मिलेगा 621.621 एंड यू कैन सी 621 upon 99. सक्सेसफुली हमने डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट्स को सेम बना लिया है ना? Yes, ma'am. सही है। अब क्या करना होता है नेक्स्ट में, हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करते हैं। Yes, ma'am. तो 1000x minus x कितना मिलेगा 999 x इज इक्वल टू डेसिमल के बाद सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और 621 माइनस 0 आपको कितना देगा 621 और x की वैल्यू क्या होगी 621 upon 999. इसको अच्छे से पूरा सिंपलीफाई करके हो तो क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है हमेशा फ्रैक्शन का आंसर। ओके मैम 69 upon 111. राइट क्या नहीं हो रहा, किसने बोला है आंसर? मैम 69 upon 111. Abhishek, check your answer. 69 upon 111. Can't you see कि numerator ma'am. और denominator में जो numbers हैं उनके digits को add करने से ऐसा number आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है। 3 का divisibility criteria fulfill हो रहा है। 3 common factor है, cancel out करो। 23 upon 37. मैम 9 भी तो है। मैम 23 upon 37. बिल्कुल, आप ये भी बोल सकते हो कि 2 बार 23 upon 20. तो 9 से कर लो सीधा। Ma'am, 9 upon 111. मैम 9 से डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, 23 upon 37 फाइनल। हाँ, कौन बोल रहा है ये आंसर? यशस्वी बोल रहा है।
Yes, ma'am. वेरी गुड 23/37 आंसर है. Yes, कैंसिल ma'am. आउट तो कर दो ना फास्ट फास्ट. 23 by 37. 23/37. 23/37. हो रहा है क्या? या Yes, ma'am. 63 Yes. सॉरी 69 डिवाइडेड बाय 111. 9 का कॉमन फैक्टर है कि 3 का है? मैम वो 23 हो जाएगा और फिर नीचे 3 का 37. यार 9 का थोड़ी है. देखो 6 + 9 = 15 और 15 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता. इसका मतलब 9 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा. इसका मतलब 3 कैंसिल आउट कर दो तो ये आएगा ठीक 2. है मैम. 23 डिवाइडेड 3. बाय 3 और 7. 37. 37. आंसर सही है. Yes. अब Yes. एक लास्ट सवाल मैं दे रही हूँ, वो अगर आपने सही कर दिया तो मैं समझ लूंगी कि हाँ ये आया समझ में, वरना नहीं आया. Yes. 0.40 और बार सिर्फ 7 पे है. 0.40 and there is bar only on 7. अभी तक मैं आपको रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दे रही थी, लेकिन उसमें मैं सिर्फ प्योर रिकरिंग दे रही थी. अब मैंने आपको मिक्स्ड रिकरिंग यहाँ पे दे दिया है, लेकिन तरीका वही रहेगा. लेंथ ऑफ द पीरियड पहचानो, उससे इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करना है वो पता चल जाएगा. Ma'am, 407/999. ओके लेट्स सी. जिन्होंने भी आंसर निकाली एक बार ये नोट डाउन कर लो. आपको वैसे होमवर्क शीट मिलने वाली है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. वहाँ पे सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं, तो इस ये वाले टाइप्स आप लिखो. मतलब अगर इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए तो ये वाला टाइप आपका गलत नहीं होगा. वो जितने टाइप क्वेश्चंस हो सकते थे सारे मैंने इसमें डाल दिए. 5-6 लोगों का आंसर आ जाना चाहिए अभी तक. मैम मेरे से नहीं बन रहा. ठीक है, 2 मिनट और वेट करते हैं किसी और का आंसर आए तब तक. Ma'am, उसके बाद 407/999. ओके लेट्स सी. Ma'am 407/999. देखो मैंने जो स्टेप्स बताया ना वो इतने इजीली याद करना और फॉलो करना. मैंने आपको क्या बोला, मैंने पहले बोला कि इसको पहले एक्स अज्यूम करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि लेंथ ऑफ द पीरियड कितनी है. लेंथ ऑफ द पीरियड आपको कितनी दिखाई दे रही है बताना. 1. 3. तो फिर क्यों 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया है दूसरी इक्वेशन को. जितने जितने लोगों के भी डिनोमिनेटर में 999 आ रहा है, इसका मतलब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है सेकंड इक्वेशन को. जब लेंथ ऑफ द पीरियड 1 है
है ना, स्टिक टू दी रूल, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। मैम 367 upon 900। वेरी गुड, किसने, अभिषेक ने बोला है, हाँ सही है आंसर। यस मैम। ये होमवर्क नोट डाउन कर लिया क्या? मैं पहले ये मिटाऊंगी फिर सॉल्यूशन बताऊंगी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस इसका सॉल्यूशन दे करके फिर खत्म करते हैं क्लास। मिटा दो होमवर्क? Yes, ma'am. No, यस मैम। ओके। x is equal to 0.407. Since 7 is the repetitive unit, तो 7 लिख देंगे हम। डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्योंकि इसकी लेंथ ऑफ द पीरियड 1 है, मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े कि किससे मल्टीप्लाई करूं, इसलिए ये ट्रिक बता दी है। वरना अगर आपको सोचना है कि हाँ किससे मल्टीप्लाई कर Yes, रहे हैं, ma'am. उसके बाद सारी चीजें सेम आ रही है, तो वो भी आप कर सकते हो। बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। 10 मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज़ लेंथ ऑफ द पीरियड इज 1, सो 10x is equal to 4.0 is equal to 4.07777। राइट। अब देखो सेकेंड इक्वेशन को में से माइनस करना है फर्स्ट को, तो 10x minus x will give you 9x। अब यहाँ पर देखना क्या आएगा RHS में। RHS में अपने पास है क्या? सबसे पहले था 4.07777 एंड सो ऑन, ऐसा है। और ये जो नंबर है जिसको माइनस करना है इसमें से, दैट इज 0.40777। तसल्ली के लिए आप एक के नीचे दूसरा रख लो ताकि आपका माइनस अच्छे से हो पाए। देखो अभी 7 से 7 7 7 0 0 0, इसके बाद इसका मतलब इसके बाद वाले जितने भी है वो सारे हटते जाएंगे। बस यहाँ पर है क्या, देयर इज 7 में से 0 गया तो 7 बचता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक हमने कैरी ली, दिस बिकम्स 10। 10 minus 4 is 6। एक डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया। 3 minus 0 gives you 3। It means this becomes 3.670000 till infinity। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है? 3.67 बच रहा है। इतना सही है? यस मैम। Yes, ma'am. yes. So x becomes what? 3.67 divided by 9। अभी भी ये पूरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज़ अभी भी आप डेसिमल देख सकते हो। तो अब आप डेसिमल को हटा सकते हो, कैसे? डेसिमल को अगर हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो 7 upon 900। उसके बाद 2 जीरोस लग जाएंगे, तो हो जाएगा 367 डिवाइडेड बाय 900। आया आंसर? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. इसको अच्छे से लिखो, खुद से एक बार आप सॉल्व करो इसको और फिर क्लास खत्म करेंगे।